योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार, अपने आराध्य को नमन करते हुए उनसे संपूर्ण विश्व की शांति के लिए और एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए अरदास करिए। उनका धन्यवाद करते हुए परस्पर दोनों हथेलियों का मर्दन करके ऊष्मा उत्पन्न करिए। हथेलियों में अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने पे कप शेप बना करके फेस, हेड, नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, बैक, थाइज, लेग्स, होल बॉडी रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। पूर्णतः शांत और स्वस्थ हो ऐसी कामना। तो प्रिय योग साधकों, आपको मैं बता दूं कि हम जो प्रैक्टिकल योगा की कक्षा लेकर के चल रहे हैं उसमें हमने आसनों को कंप्लीट कर लिया है लास्ट कक्षा में। आज जो टर्न है उसमें हम प्राणायाम और उनकी क्रिया विधि तथा उसके साथ साथ उनके बेनिफिट्स की चर्चा करेंगे। जो हमारे सिलेबस में मौजूद प्राणायाम से उनकी चर्चा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी हम वैसे जनरली भाषा में समझे तो नर्व्स को कहते हैं, और वैसे जो नाड़ियाँ अलग अलग किसी में 72,000 नाड़ियों की चर्चा, कहीं पे हमें 10 प्रमुख नाड़ियों की, कठोपनिषद में 101 नाड़ियों की, इस प्रकार से जो मुख्य रूप से प्रमुख नाड़ियाँ मानी गई हैं उनका शोधन अर्थात उनकी शुद्धि, उनकी फिर उनका प्यूरिफिकेशन, उन रास्ताओं को, नाड़ियाँ अर्थात वे मार्ग जहाँ पे प्राण वायु जिस मार्ग से गुजरती है या जिस मार्ग में निरंतर प्राण वायु का प्रवाह होता है उस मार्ग को नाड़ी कहते हैं। और ये जो प्राणायाम है ये नाड़ियों की शुद्धि का प्राणायाम है, यानी जो मार्ग है प्राण का, उस मार्ग में जो अशुद्धियां आ रही हैं, ये जो रुकावटें हैं, उसके बहाव में जो बाधा उत्पन्न करने वाली हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए, उनको पूरी तरह शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मली नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम नाम से जो प्रचलित है हमारे जो मॉडर्न आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, तो अनुलोम विलोम नॉर्मली हम विदाउट कुंभक के करते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन में आपको कुंभक का यूज करना होता है। लेकिन प्रोसेस इनहेल और एक्सेल का जो है वो सेम अनुलोम विलोम की तरह ही है। ठीक है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके प्रणव मुद्रा में हमारे घिरण्य संहिता में ग्रंथों में भी बताया गया है कि आपने अपनी ये जो तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली है इसको बेंड कर लेना है, इन्हें यूज नहीं करना। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर तथा थंब का यूज करना। यहाँ पे जो मुद्रा देख रहे हो कुछ जगह शिवानंदा आदि में कुछ ये भी कराते हैं, लेकिन आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, जैसा कि 2 फिंगर्स ऐसे माथे पे रख लिए और बाकी शेष
लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब से नॉस्टल पे कार्य किया जा रहा है। बाकी आप इसे नॉस्टल्स पे इन उंगलियों को नहीं यूज करना। तो राइट नॉस्टल को क्लोज करके धीमे धीमे लेफ्ट से इसमें भरना शुरू करते हैं, और जब पूरा श्वास भर जाए तो हमें जालंधर बंद लगाना होता है, चिन को डाउन करके यथाशक्ति। वैसे इसका रेशियो निर्धारित है, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो 1-1-1 के रेशियो में भी कर लेते हैं कि यदि वो 5 सेकेंड में इनहेल कर रहे हैं, फिर 5 सेकेंड ब्रेथ को होल्ड किया और 5 में एक्सेल किया तो भी ठीक है। नहीं तो जो शास्त्रोक्त रेशियो है वो 1:2 का रेशियो है कि यदि आप 5 सेकेंड में इनहेल कर रहे हो तो आपको जो कुंभक लगाना है वो 20 सेकेंड्स के लिए लगाना है और 10 सेकेंड्स में उसे रिलीज करना है। ठीक है, तो इनहेल किया, आंतरिक कुंभक लगाया, देन टाइम पूरा हुआ, मनी मन काउंटिंग भी करते हैं और बीज मंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। चिनअप करी, जब आपको नहीं रुका गया, चिनअप करके अदर नोस्टल से, राइट नोस्टल से उस ब्रेथ को रिलीज कर दिया, और बाह्य कुंभक भी लगाया जाता है। कहीं कहीं केवल आंतरिक कुंभक का ही प्रयोग बताते हैं, कहीं आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के कुंभकों का यूज किया जाता है। कुंभक मीन्स होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, पूरक इनहेल, रेचक एक्सेल और कुंभक यानी कि होल्ड। तो इस प्रकार से जब पूरा एक्सेल हो जाता है राइट नोस्टल से, तभी फिर पुनः कुंभक लगाते हैं, और अगेन जब टाइम पूरा हो जाए और जितना हमारी क्षमता थी उतने समय तक रोका, फिर चिनअप करी और राइट से ही इनहेल करना शुरू करते हैं। ठीक है, राइट से इनहेल करके फिर अगेन कुंभक, यही प्रोसेस, बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा। ये तो अनुलोम विलोम की तरह प्रोसेस रहा, लेकिन बाएं से भरा, कुंभक लगाया, फिर चिनअप करा, दाएं से छोड़ा, फिर कुंभक लगाया, फिर चिनअप, फिर दाएं से भरा और फिर होल्ड किया, फिर बाएं से छोड़ा और फिर होल्ड किया। ये प्रोसेस लगभग चलता रहता है। ये दोनों प्रकार की नाड़ियों पे काम करने वाला, दोनों मुख्य नाड़ियों पे काम करने वाला है, और दोनों को ही संतुलित अवस्था में लाने वाला प्राणायाम है। और बैलेंसिंग प्राणायाम की स्थिति में या कैटेगरी में आने वाला प्राणायाम है नाड़ी शोधन, जो कि ईड़ा और पिंगला का दोनों का संतुलन, बैलेंस बनाने के लिए उत्तरदायी है और समस्त नाड़ियों की शुद्धि करता है। प्राण का प्रवाह अच्छा होता है, प्राणिक ऊर्जा का वर्धन होता है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है, तथा उसके साथ साथ हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ती है। बाकी जो हम कहें कि जो नेजल संबंधी जो साइनसेस की प्रॉब्लम्स हैं या जो समस्याएं हैं, उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। और मेंटल रिलैक्सेशन, पूरे शरीर में आप सोच सकते हो कि प्राण वायु का संचार लगभग प्रत्येक नाड़ी यानी कि 72,000 नाड़ी तक पहुंचता है। तो स्वाभाविक है कि यदि नाड़ी आंतरिक रूप से शुद्ध होंगी तो प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में अच्छे से विस्तृत होगी, और प्राण ऊर्जा विस्तृत होगी तो वही जीवन का आधार है। वो हमारे ऑरा को तैयार करेगी, हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करेगी। इस प्रकार से नाड़ी शोधन बड़ी ही मुख्य प्राणायाम है। बहुत जगह सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे हठ योगिक टेक्स्टों में केवल नाड़ी शोधन की चर्चा कर देते हैं कि नाड़ी शुद्धि से भी तात्पर्य वही अनुलोम विलोम वाला है कि प्राणायाम आदि से पहले नाड़ी शुद्धि कर लें, नाड़ियों का शोधन कर लें। ठीक है, ये शास्त्रोक्त तो बेनिफिट्स भी हमने चर्चा में देखे, लेकिन ये व्यवहार में प्रचलित है हमारे में नाड़ी शोधन, उसको देखते हुए यहाँ पे रखा गया है। बाकी इसकी कोई विशेष सावधानी ऐसी नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन वाले को नहीं करना। बैलेंसिंग प्राणायाम है, आप करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। बाकी ऐसा कोई विशेष लिमिटेशंस नहीं है कि जो आपको इस प्राणायाम में रखना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लगभग सभी को क्लियर है ये वाली प्राणायाम नाड़ी शोधन। जी, हम रिंग फिंगर क्यों यूज करते हैं, रीजन देखिए, ये जो शास्त्रों में बताया गया है, एक्चुअली शास्त्रों में भी जब भस्त्रिका प्राणायाम आदि और उसकी जब चर्चा की गई है, उस वक्त भी ये वाली फिंगर्स को यूज करने के लिए नहीं बोला गया।
एक्चुअली इसका विशेष लॉजिक मुझे भी नहीं पता, मैं आपको वैसे ही कुछ उल्टा सीधा बताऊं कि इनका प्रयोग क्यों नहीं करते, इन्हें क्यों निषेध माना गया है, इसकी मुझे पता नहीं है। बाकी मैं जानकारी करके फिर आप लोगों को चर्चा करूंगा, ठीक है। और कोई किसी का कोई जिज्ञासा इससे जुड़ी? गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि हमेशा में नाड़ी शोधन के साथ ही प्राणायाम को स्टार्ट करना चाहिए क्लास में। अच्छा, वैसे ना शास्त्रों में तो ऐसा ही कहा गया है, लेकिन वो नाड़ी शोधन ना कह के उन्होंने नाड़ी शुद्धि नाम दिया है। और नाड़ी शुद्धि क्या है? वो नॉर्मली अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम जो किया जाता है वो चीज है। बाकी शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है कि आप नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि से ही शुरुआत करें, ठीक है। जी सर। भेद बताया ना अनुराधा मैम, नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम। नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम लगभग एक ही बात है, लेकिन नाड़ी शोधन यदि कहोगे तो यहाँ पे जो नाड़ी शोधन है वो कुंभक के साथ ब्रेथिंग को होल्ड करना है, और अनुलोम विलोम में ब्रेथिंग को होल्ड नहीं करते और कुंभक नहीं लगाते, ठीक है। अनुराधा मैम क्लियर है? नाड़ी शुद्धि जो है वो अनुलोम जी जी विलोम है एक प्रकार की, और नाड़ी शोधन जो है वो कुंभक के साथ किए जाने वाला प्राणायाम है। जी, थैंक यू। सर इसका रिलेशन हम ब्रेन से भी जोड़ सकते हैं ना, कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स अपनी काम करने लगती है, तो लॉजिक और आर्ट दोनों में हम अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा, देखो इसमें दोनों नाड़ियां, जो लेफ्ट नाड़ी है ईड़ा, वो राइट ब्रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और राइट जो नाड़ी है पिंगला, वो लेफ्ट ब्रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो दोनों ही बैलेंस अवस्था में आने का काम करती है इस प्राणायाम से। तो आपके स्वाभाविक है कि दोनों ब्रेन भी संतुलित अवस्था में रहेंगे, ठीक से कार्य करेंगे, ठीक है। नाड़ी शोधन क्रिया नहीं है, नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानी गई है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। अग्रिम जो प्राणायाम है वो ये प्राणायाम है सूर्य भेदी। सूर्य भेदी प्राणायाम में आप देख पा रहे हैं कि आपने सबसे पहले किसी ध्यानात्मक आसन, किसी स्थिर आसन का चयन करना है। ये निश्चित है कि आप जिसमें आपकी स्पाइन और नेक स्ट्रेट हो, ऐसे ही स्थिति में आपने प्राणायाम करनी है, क्योंकि प्राण का जो प्रवाह है वो ब्रेन के लिए, और जो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा मेरुदंड काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अपनी स्पाइन को उल्टा सीधा मोड़ के या चिन को डाउन करके अलग अलग टाइप से करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो सूर्य भेदी प्राणायाम है, सूर्य का तात्पर्य है जो सन, और सन सदैव हमें हमारे जो बॉडी में राइट नोस्टल को, सूर्य को, राइट नोस्टल जो है सूर्य को प्रेजेंट करती है, कि जो सूर्य, क्योंकि राइट साइड में सूर्य नाड़ी है और सूर्य नाड़ी का दूसरा नाम पिंगला नाड़ी भी है, इसी वजह से इसको जो राइट नोस्टल है उसे सूर्य स्वर भी कहते हैं, और जो लेफ्ट नोस्टल है उसे चंद्र स्वर बोलते हैं। और लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी नाड़ी ये स्थित है। तो जैसा कि नाम से सूर्य भेदी, यानी कि इसमें सूर्य नाड़ी का भेदन होता है या सूर्य नाड़ी पर काम किया जाता है। तो इसके लिए सदैव आपने करना क्या होता है, प्रत्येक बार अपनी राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, हर बार ये क्रम रहता है कि भरना प्रत्येक बार राइट से ही है और छोड़ना लेफ्ट से है। वैसे ज्यादातर जो भी प्राणायाम होती है वो बिना कुंभक के कुंभक नहीं मानी जाती। तो इसमें जैसे राइट से इनहेल किया, फिर होल्ड करना है, कुंभक चिन लॉक लगा करके जालंधर बंद, कुंभक लगाना है, फिर चिन अप करके लेफ्ट से उसे रिलीज कर देना है, ठीक है। तो दोनों टाइप के कुंभक भी यूज कर सकते हैं, आंतरिक कुंभक श्वास को अंदर भर के और श्वास को बाहर छोड़ करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुंभक प्रयोग किए जाते हैं इसमें। और इसके बेनिफिट्स की जो बात करें तो ये मुख्य रूप से हमारे शास्त्रों में जो कृमि दोष बोलते हैं, जो पेट के कीड़े आदि, उसके लिए बड़ी रेस्पॉन्सिबल बताई गई है। उसके साथ साथ हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करती है ये,
उसके साथ आप देखें कि बॉडी में हीट जनरेट करती है। आप कभी भी सर्दी, निमोनिया आदि कुछ ऐसी समस्याएं जिसमें आपको सर्दी लग रही है या ठंड के मौसम में आप इसको करोगे, निश्चित आपको फायदा होगा। आपको कोल्ड की समस्या होगी, आप सूर्य भेदी करोगे, वो आपके कोल्ड को जलाने का काम करेगा, ठीक है, उसे नष्ट करने का काम करेगा। तो ये बॉडी में अलग एक ऊष्मा और एक शक्ति प्रदान करने वाली प्राणायाम है। उसके साथ साथ यदि सावधानी की बात करें तो जो विशेषकर हाइपरटेंशन की स्थिति में, हाई बीपी की समस्या में, आप इसे बड़े ही समझ के देख के करें। आप अपनी स्थिति के अनुसार करना है, आराम से करें, नहीं तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये हीट उत्पन्न करने वाली प्राणायाम है और हीटिंग प्राणायाम होने की वजह से आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ सकता है आपका बीपी। यदि आपका बीपी पहले से नॉर्मल रहता है तब आप इसे करें, उसका पूरा फायदा मिलेगा। बाकी यदि आपको समस्या हाई बीपी की है तो आप इसे अवॉइड करें। यदि करना है तो किसी ट्रेंड टीचर की निगरानी में करें। सूर्य वेदी से जुड़ा कोई भी, नीरज जी ने बड़ा लंबा टाइप किया है, क्या कह रहे हैं? यह प्राणायाम शरीर की क्रियाओं को बढ़ाता है। इस प्राणायाम में पेट के कीड़े मरते हैं। अगर आप सर्दियों के दौरान पैरों में बेहद ठंडक महसूस करते हैं तो यह प्राणायाम बेहद लाभदायक है। यह प्राणायाम आपकी भूख को बढ़ाता है। ठीक है, इतना सारे सर बेनिफिट्स हमारे नीरज जी ने टाइप कर दिए। हाँ जी, प्लीज एक बार करके बताएंगे आप? हाँ, इसे करके बता देता हूँ मैं। देखिए, आप स्पाइन और नेक स्ट्रेट करके बैठेंगे। हर बार प्रणव मुद्रा का प्रयोग आप अपनी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड करके थंब और लिटिल और रिंग फिंगर को यूज करना है। आपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लेना है। लेफ्ट को बंद किया है मैंने, धीमे धीमे राइट से भरना शुरू किया है। कोशिश करनी है रेशियो मेंटेन करना है। क्या रेशियो? यदि बिगनर से तो 1:1 का रेशियो रख सकते हो। 5 सेकंड में श्वास भरा, 5 सेकंड होल्ड किया, 5 सेकंड में रिलीज किया। यदि आप अच्छे अभ्यासी हो गए हो, अभ्यास करते करते आपका समय बढ़ गया है, तो 1:1 का भी रेशियो करते हैं, नहीं तो 1:4:2 का रेशियो करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप कितना समय कुंभक करना है, कितने समय एक्सेल करना है। तो लेफ्ट को क्लोज करके राइट से श्वास भरना शुरू किया। कुंभक करते वक्त दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर लिया और चिन लॉक लगा करके चारों तरफ धीमे धीमे चिन अप और लेफ्ट नॉस्ट्रल ओपन करते हुए ब्रेथ को एक्सेल करेंगे। प्रश्वास पूरा एक्सेल होने पर फिर अगेन चिन लॉक, जालंधर बंद, बाह्य कुंभक, चिन अप, राइट नॉस्ट्रल ओपन, इनहेल, close your both nostril and chin lock, Jalandhar Bandha. Chin up, exhale from left. Again chin lock. Chin up, inhale from right. Every time you are to write from your right nostril, every time you are to inhale from your right nostril, exhale from your left. हर बार भरना राइट से ही है इसमें और छोड़ना लेफ्ट से है। ठीक है जी। और सर नाड़ी शोधन में और लो बीपी में बड़ा अच्छा रहता है। आपको लो बीपी की समस्या है, इसे करोगे, इससे आपका बीपी नॉर्मल आएगा। बाकी क्या पूछ रहे थे आप अभी? मैं नाड़ी शोधन के लिए पूछ रही थी, उसमें क्या करना है? नाड़ी शोधन में बताया मैंने आपको कि जो अनुलोम विलोम नॉर्मली हम जैसे जानते हैं, राइट को क्लोज कर लिया, लेफ्ट से श्वास भरा, पूरा भर गया, चिन लॉक किया, आंतरिक कुंभक, देन चिन अप किया, राइट ओपन किया, एक्सेल कर दिया, उससे फिर क्लोज करके फिर होल्ड किया, चिन लॉक। अगर सर्वाइकल का इशू है तो मैं एक चीज और बता दूं आपको, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो वो चिन लॉक नहीं करेंगे, वो कुंभक लगाएंगे, ऐसे ही बंद कर लेंगे दोनों नोस्ट्रल को, यही से ऐसे ही नॉर्मल रखते हुए, ऐसे नहीं करेंगे।
थोड़ी देर ऐसे ही बंद कर लेंगे ब्रेथ, ठीक है। तो जो नाड़ी शोधन है उसमें क्या कर रहे थे हम, बाएं से भरा, देन होल्ड किया, फिर चिन अप करके दाएं से छोड़ दिया, फिर होल्ड कर लिया, फिर चिन अप करके दाएं से ही भरा जिससे छोड़ा था, फिर क्लोज करके फिर होल्ड किया, और फिर अगेन चिन अप करके लेफ्ट से एक्सेल कर दिया। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग होती है, ये आपने ध्यान रखना है। सर बाएं से इसमें जी सर इसमें जो शवर कैसे चूज करेंगे कि इससे हमें स्टार्ट करना है? सदैव लेफ्ट स्वर से स्टार्ट करना है, ठंडे वाले स्वर से स्टार्ट करना है, ये आप याद रखें। अनुलोम विलोम में भी, नाड़ी शोधन में भी आपने लेफ्ट से इनहेल करना शुरू करना है, जी सर। ठीक है। सर इसमें जरूरी है सभी में जालंधर बंद लगाना? मैंने बताया ना कि देखो, प्राणायाम तो कुंभक के साथ बताई गई है कि यदि आप कुंभक कर रहे हो तब तो इनको देखो, हठ योग में इन्हें प्राणायाम नाम नहीं दिया गया है, हठ योग में इनको कुंभक नाम दिया गया है, जिन्हें मैं बता रहा हूं अभी आपको, सूर्य भेदी हुआ, शीतकारी, शीतली, जो अभी आएंगे। लेकिन प्राणायाम किसे पूरक रेचक कुंभक को प्राणायाम बोला गया है। तो यदि आप कुंभक कर रहे हो तो उसमें कुंभक यानी कि होल्डिंग, कुंभक से तात्पर्य है होल्डिंग, और होल्डिंग जो की जाती है वो मैंने बता दिया कि यदि जालंधर बंद के साथ श्रेष्ठ बताई गई है, लेकिन किसी को समस्या है, किसी को इश्यू है नेक का, तब फिर वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, उसे अवॉइड करें। आप इसी प्रकार से होल्डिंग कर सकते हैं, यहीं पे ऐसे होल्ड कर लीजिए, यहीं पे तो भी तो होल्डिंग हो रही है, ठीक है, क्लियर? जी सर, थैंक यू। ओम सर, बुखार के समय सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए, सूर्य भेदी बुखार के समय और हीट कर देगा, ऑलरेडी बॉडी की हीटिंग बढ़ी हुई है। आप कैटेगराइज कर लीजिए कि ये प्राणायाम बैलेंस, देखो 3 टाइप के प्राणायाम है अपने पास, कूलिंग प्राणायाम, बैलेंसिंग प्राणायाम और हीटिंग प्राणायाम। तो हीटिंग प्राणायाम के अंतर्गत सूर्य भेदी आता है, बैलेंसिंग प्राणायाम के अंतर्गत ये नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, और ये जो आएगा ब्राह्मणी, ये जो है बैलेंसिंग होते हैं, ये संतुलन लेके आते हैं आपके अंदर। और जिसमें सर, आपको चंद्र स्वर ऊंचा करना है वो कूलिंग प्राणायाम होते हैं, जिसमें चंद्र स्वर की प्रधानता होती है और सूर्य स्वर थोड़ा डाउन होता है, और जिसमें सूर्य स्वर प्रधान करना है उसमें चंद्र स्वर डाउन होगा, ठीक है। सर सर, सूर्य वेदन से वात पित्त कफ हाँ, तीनों में से क्या कम होगा? जी, तीनों में बैलेंस, मतलब तीनों में जैसे कि जो कोई वात प्रकृति का है तो उसे सूर्य वेदन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ज्यादा? बात प्रकृति में सूर्य भेदन बड़ा अच्छा काम करता है, करना चाहिए। उसमें ठंडा सर वाला एक पूछना था बात कि बात ठंडे से प्रकोपित होती है, आपको बातज बेकार है, यदि आप बाहर से ठंडी चीजें यूज कर लोगे ना और बात बेकार बढ़ जाएगा, ये आप कभी भी ट्राई करके देखना। यदि आपको ऑलरेडी बातज बेकार है, सियाटिका पेन आदि है, बात से संबंधित कुछ दर्द हो रहे हैं बॉडी में, और आप कुछ ठंडा वाली चीजें और यूज कर लीजिए, कुछ शीतकारी शीतली कर लीजिए, चंद्रभेदी कर लीजिए, पता लगेगा कि आपका और बात बेकार से आपको समस्या हो जाएगी। तो सूर्यवेदी बात बेकार में श्रेष्ठ है, ठीक है। सर सर यदि वात विकार है और अभी समर सीजन चल रहा है ना, हाँ जी, तो सूर्य भेदी कर सकते हैं, तो सूर्य भेदन कर सकते हैं। बात बेकार है तो, जिसे बात बेकार है और समर सीजन चल रहा है और जिसका बीपी नॉर्मल रहता है तो वो सूर्यभेदी कर सकते हैं। और हालांकि जो समर सीजन में ऑलरेडी बाहरी वातावरण में गर्मी बहुत होती है या पर्याप्त गर्मी होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उतना नहीं करना चाहिए, ऋतु के अनुसार भी प्राणायाम करना चाहिए, पर लेकिन हर व्यक्ति की कुछ शारीरिक प्रकृति भी होती है, उन शारीरिक प्रकृति के अनुसार भी आपने चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, ठीक है। तो सर अभी इस सीजन में कितनी देर तक कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट? समर में ये सूर्यवेदी, हाँ, देखो ये तो जो है टाइमिंग का जो सिस्टम है ना, वो तो अलग अलग ग्रंथों की जब बात करोगे वो 4 टाइम बताया गया है, और उसके बाद जो
80 राउंड्स की चर्चा की गई है। 20-20 करके 20-20 राउंड करके 80 वो राउंड तो करते ग्रंथों हैं, ऐसा ग्रंथ वो में तो बताया गया है। ग्रंथों के हिसाब से। अभी हम लोग कितने कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? आप लोग करने के लिए ये है कि प्राणायाम है 5 मिनट से ऊपर ही करें, कम से कम 10-15 मिनट आप प्राणायाम के लिए दें, तभी उसका इफेक्ट आ पाएगा। ये नहीं कि 2-1 मिनट करी उससे उससे तो बैलेंस ही स्थिति नहीं बन पाती, या प्राणायाम के लिए शरीर तैयार ही नहीं हो पाता, उससे पहले आप खत्म भी कर देते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू। जी सर, चंद्र भेदन से मन की चंचलता कंट्रोल होती है? सूर्य भेदन से चंद्र भेदन से चंद्र भेदन प्राणायाम आएगा। मुझे लगता है कि चंद्र भेदन से होनी चाहिए, क्योंकि वो कूलिंग है, वो रिलैक्सेशन उत्पन्न कराता है, और रिलैक्सेशन मानसिक शांति देने वाला होता है कि आपको मानसिक रूप से ठंडक प्रदान करे, और ठंडक आएगी तो स्वाभाविक है कि आपको चंचलता भी कम होगी, क्योंकि मन से चंचल मस्तिष्क, जो मन है वो मस्तिष्क है, और जो मन चलायमान जो होता है वो मस्तिष्क से होता है। तो वो ठंडक प्रदान करने वाली प्राणायाम है चंद्रभेदी। बाकी आएगी अभी, इसमें फिर हम और चर्चा करेंगे, ठीक है। कोरोना से सर मैं भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, छोटा सा है। हाँ, 1 मिनट। ये शिवांशी जी, कौशिक जी पूछ रहे हैं कोरोना से बचने के लिए अभी आप ना कूलिंग प्राणायाम तो करें नहीं, आप सूर्य भेदी करें, अच्छा रहेगा। और जो लंग्स की और कैपेसिटी बढ़ानी है, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो आप भस्त्रिका करें, और उसके साथ साथ कपालभाति क्रिया करें। बाकी ठंडे प्राणायाम जो कि कफ वर्धक हैं, जिनसे कफ की मात्रा बढ़ती है, पानी की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, ठंडक की मात्रा, तो उन्हें अवॉइड करें। सर उज्जैन भी बहुत अच्छा है कोविड के हाँ, लिए। उज्जैन, सॉरी मुझे माफी चाहूंगा, दिमाग से स्किप हो गया। उज्जैन रामबाण है, बहुत अच्छी प्राणायाम है, क्योंकि जो कोरोना है वो हमारे थ्रोट और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा अटैक करता है। तो इन ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए उज्जैन प्राणायाम, और लंग्स के लिए ये जो अन्य सूर्य भेदी आदि जो हीटिंग प्राणायाम है वो काफी लाभदायी होगी, ठीक है। और किसी को कुछ? सर पित्त प्रधान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ना ये? क्या राजेश जी? जिनका पित्त प्रकृति होती है उन्हें नहीं करना चाहिए ना सर? पित्त प्रकृति जिनकी है ना, वो थोड़ा ऐसे अवॉइड ही करें, क्योंकि उन्हें थोड़ी ठंडक वाली, क्योंकि ऐसे लोगों का पित्त का नेचर है अग्नि तत्व प्रधान, और अग्नि तत्व ऊष्मा और उष्णता से भरपूर होती है। इन शरीर में ऑलरेडी इतनी उष्णता, गर्मी होती है उन लोगों को, और हीटिंग वाले प्राणायाम और करा दो तो गर्मी जब प्लस में प्लस मिलेगा तो इजिकल टू प्लस होके वो बढ़ जाएगा। तो उन्हें कहीं ना कहीं ठंडे प्राणायाम की आवश्यकता होती है, ठीक है। सर जिनको पाइल्स की वगैरह प्रॉब्लम रहती है उन्होंने भी नहीं करना चाहिए ना सूर्य भेद? पाइल्स की, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि पाइल्स एक्चुअली जब ज्यादा गर्मी उत्पन्न होगी बॉडी में, वैसे तो यह पाइल्स विषय अलग है, वो बिल्कुल उसका बॉडी पोर्शन ही अलग है, वो खान पान पे ज्यादा डिपेंड करता है। बाकी गर्मी से भी उसका ताल्लुक है, क्योंकि जितनी गर्मी होगी, जितनी मसल्स में गर्मी और हीट बनेगी, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन, और वहाँ का मसल्स थोड़ी ज़्यादा रेडिश होंगी, और थोड़ी वहाँ पे रक्त का संचार थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इस वजह से पाइल्स में भी उतना हितकर नहीं होगा जितना ठंडक वाली प्राणायाम होगी। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो प्राणायाम है सर, हरिओम। हाँ जी सर, सर ये जो लो बीपी और हाई बीपी के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है कि क्या करना है? वो दोनों स्थिति में सही है, लो वाले भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम, और हाई वाले भी कर सकते हैं, उनके लिए दोनों के लिए सही है अनुलोम विलोम, या ये नाड़ी शोधन दोनों के लिए हितकर है, ठीक है। दोनों कर सकेंगे? हाँ जी।
ठीक है सर। नेक्स्ट प्राणायाम है उज्जयी, जिसकी चर्चा हो रही थी अभी। इसमें एक्चुअली सभी की स्थिति वही है कि आप इस बात की गांठ बांध लें कि आपकी स्पाइन और नेक स्ट्रेट हो प्राणायाम करते वक्त। इसे करने की विधि ये है कि अपने थ्रोट प्रदेश को, अपने थ्रोट को इतना कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इतना टाइट किया जाता है कि ये जो मसल्स है, थायराइड ग्लैंड की मसल्स टाइट होके थ्रोट काफी सिकुड़ जाए, इकट्ठा हो जाए। उस हिसाब से अपने इंटरनल फोर्स के द्वारा वॉलेंट्री मसल्स पे काम करते हुए गले को सिकोड़ दिया जाता है, टाइट कर लिया जाता है, जिससे कि जो इनहेल किया जाए वो लगे कि हमारे गले से स्पर्श करता हुआ जा रहा है। इनहेल एक्सेल प्रत्येक श्वास जो है ऐसे लगे कि स्पर्श करती हुई जा रही है, टच होती हुई जा रही है, फील होनी चाहिए। उसकी वजह से एक साउंड भी उत्पन्न होती है और वो हिसिंग साउंड उत्पन्न होती है। कुछ लोग अलग तरह से स्नोरिंग साउंड उत्पन्न करते हैं, जो खराटे वाली देखा होगा, जो सोते वक्त कुछ लोग खराटे लेते हैं, तो खराटे आदि की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। तो जो हिसिंग साउंड है आपको महसूस होनी चाहिए कि जो आप ब्रेथ इन और आउट कर रहे हो वो प्रत्येक श्वास आपकी गले से फ्रिक्शन करती हुई, घर्षण करती हुई आ रही है और जा रही है। ये चीज इसमें विशेष ध्यान रखना, और ध्यान भी अपना, अटेंशन भी अपने थ्रोट प्रदेश पे रखना होता है इसमें, जिससे कि ये हमारे गले संबंधी विकार दूर कर सके, थायराइड की समस्या को दूर कर सके। और उसके साथ साथ जो इस प्राणायाम के बारे में एक ये भी बताया गया है, चलते फिरते, क्वेश्चन आता है, चलते फिरते, उठते बैठते कहीं पे भी जो किए जाने वाला प्राणायाम है वो उज्जयी प्राणायाम है। ठीक है, तो उज्जयी प्राणायाम बड़ा ही हितकर प्राणायाम है। और ये जो है आप देखा है इसकी क्रिया विधि, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इससे जुड़ी किसी की और कोई जिज्ञासा हो? सर एक बार आप करके दिखा दीजिए। इसे करके देखने के लिए देखो, इसे आप तरह तरह से आवाजें ना निकालें, आप सिर्फ केवल हिसिंग साउंड, आपने कभी सांप की साउंड सुनी हो तो ठीक है, नहीं तो आप YouTube पे सुन के देखना कैसी साउंड। कुछ लोग अजीब तरीके से करते हैं, वो अजीब अजीब तरीके की साउंड निकालते हैं। वो साउंड निकालने से मतलब नहीं है, आपको प्रत्येक ब्रेथ फील होनी चाहिए कि आपकी गले से स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही। वो आप देखोगे कि कुछ लोगों की थोड़ी तेज साउंड हो सकती है, कुछ लोगों की इतनी साउंड हो कि उसका बगल वाला ही सुन सके, बाकी और लोग उसकी साउंड को सुन ना सके, लेकिन उसके गले पे उसे प्रत्येक ब्रेथ महसूस हो। ठीक है सर, इसमें ये भी बोल सकते हैं ना कि ये जो साउंड होती है वो स्वर यंत्र से नहीं आती, वो फ्रिक्शन की साउंड होती है, क्योंकि हाँ, बहुत लोग गलती करते हैं, स्वर यंत्र से लेते हैं, बिल्कुल, मैं वही निकालते हैं। चीज कह रहा हूँ कि आपको वहां पे वो कंपन की साउंड होनी चाहिए। जो ब्रेथ आप कर रहे हो वो कंपन, और उसके बाद जो फ्रिक्शन, घर्षण जो होता जा रहा है, स्वर, इतनी लंबी श्वास जो है वो स्वर यंत्र से ही आती है। देखो इतना लंबा चौड़ा नीरज जी ने टाइप कर दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, अभी और देख लेंगे। तो गले से घर्षण मुख्य इसमें मायने रखता है, क्योंकि जो बाहरी वायु है, जो ऑक्सीजनेटेड वायु है, वो उस पोर्शन को रिकवर कर रही है। जहाँ थायराइड की जो हमें समस्या उत्पन्न हुई है, जो हमारे T3 T4 इम्बैलेंस हुए, उनको बैलेंस में लाने के लिए वो वायु रेस्पॉन्सिबल है, न कि आप गले से आवाजें निकालो। वो तो फिर आप सिंह गर्जन आसन कर सकते हो, और भी बहुत सारे ये आसन दिए गए हैं, उन्हें किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे गले से फ्रिक्शन की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इससे जुड़ा कोई किसी का सर जैसे गधा आवाज निकालता है उसी तरफ ये हो सकता है ना उज्जयी प्राणायाम? गधे की आवाज नहीं, मैंने बताया ना जी, मैम, अभी जो हाँ सांप की हिसिंग साउंड कभी देखी होगी आपने। हाँ। आप मुझे थोड़ा सुनने की कोशिश करो, वैसे मुझे पता है मेरी ज्यादा साउंड नहीं निकलती, उसे मैं ही सुन पाता हूँ, ज्यादा लोग नहीं सुन पाते, और मैं अजीब तरीके से आवाजें निकालता नहीं हूँ।
मैं बस महसूस करता हूँ कि गले को टाइट करके हिसिंग साउंड। आप मुझे थोड़ा देखिए जितना आप समझ में आ पाए। ये चीज आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो, लेकिन सर इसमें जालंधर बंद भी लगेगा? एक्चुअली इसमें बंद नहीं लगाना जी, इसमें यही चीज है, इसी की विशेष रूप से विदाउट बंद की चर्चा है। बाकी यहाँ पे जो है बंद यदि लगाया जाएगा तो इनहेल करते हुए आपने क्या है कि फ्रिक्शन करते हुए इनहेल करना है, फिर चिन लॉक लगा के कुछ देर रोकना है, और जब वापस छोड़ना है फिर भी आपका गला कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, और फिर भी वो फ्रिक्शन महसूस होना चाहिए, इनहेल और एक्सेल दोनों वक्त। ठीक है, आप इस चीज को देखिए। और सर इस प्राणायाम में सांस छोड़ते वक्त एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो सही है क्या सर? देखो, वो यदि आप लगन से और सही तरीके से मन से करोगे तो आत्मिक आनंद तो लगभग प्राण की जब वृद्धि होती है, प्राण वायु स्ट्रांग होती है, तो आत्मिक आनंद तो मिलता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मानसिक रोमांच उत्पन्न होता है, खुशी मिलती है, और निश्चित है कि प्राणवायु हमारे निरंतर इस ट्रैक से अंदर जा रही है लंग्स में, तो ये ट्रैक एकदम क्लीन रहेगा, तो इसके फायदे होंगे, तो आप निश्चित है कि खुश भी हो पाओगे। देखो, इन्होंने नीरज जी ने इतना लंबा चौड़ा टाइप कर दिया है, इससे शरीर का स्वस्थ और क्षमतावान होता है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इस प्राण का नियमित प्रयोग बंद धमनियों को खोलने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अभ्यास से साइनस और माइग्रेन की समस्या को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। हृदय के रोगों और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं की संभावनाओं को कम करता है। ठीक है, कोई भी प्राणायाम सही, प्राणायाम अटैक और हृदय से संबंधित रोगों को सबको लगभग हर प्राणायाम कम करेगा। कुछ कॉमन बेनिफिट्स होते हैं, जैसे लंग्स की कैपेसिटी कह दो, हर प्राणायाम बढ़ाएगा, किसी की भी बात आ जाए। हार्ट की कैपेसिटी प्रत्येक प्राणायाम बढ़ाएगा। ये आप बिना आंखें बंद करे ही किसी को भी बोल सकते हो कि ये ऐसे होगा। बाकी कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हर प्राणायाम के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे थायराइड के लिए ये थी, और गले संबंधी विकारों के लिए अभी कोरोना में बड़ा अच्छा खासा काम करने वाली ये जो प्राणायाम थी, तो इनमें आप ये चीजें विशेष ध्यान रख सकते हो। सर ये कॉन्सेंट्रेटिंग में आएगा, बैलेंसिंग में या कूलिंग में आएगा? ये वाली प्राणायाम जो है ना, ये कूलिंग में नहीं जाएगी, ये वैसे बैलेंसिंग वाली कैटेगरी में जानी चाहिए। सर उज्जैन प्राणायाम इनहेल और एक्सेल के साथ घर्षण करते हुए करना है? हाँ, ब्रेथ आपको महसूस होनी चाहिए, इस टाइप से ब्रेथ गले को आपने कर लेना है और श्वास को इस टाइप से भरना है। सारा ध्यान श्वास पे रखोगे तो बाकायदा लगेगा कि इतना फ्रिक्शन कर दिया है ब्रेथ, और वहाँ के जो कुछ ऑर्गन है, कुछ मांस की जो हमारी जो कुछ लोग टाइप है, वो ऐसे कंपन भी कर रहे हैं, वो चीज भी आपको महसूस होगी। ठीक है, छोड़ते वक्त भी गले को टाइट रखना है सर? छोड़ते वक्त भी दोनों तरफ, दोनों से। सर इसमें आवाज की बात है, थोड़ा सा हमारे मुझे ध्यान मेम ने बताया था कि इसमें एक बच्चा जैसे बच्चा सोता और आवाज करता है, ऐसी आवाज की घर्षण की थोड़ी आवाज आना चाहिए। कैसे क्या कह रहे हैं? जैसे कि एक बच्चा सोता है, वो आवाज करता है ना, सोता जब आवाज वो आती है, हाँ, हल्की ऐसा अपन सोते वक्त वो खर्राटे की या इस टाइप से नहीं करता। कुछ लोग देखे होंगे ऐसी अजीब आवाजें निकालते हैं, वो बेकार है। इतनी तेज नहीं, सर हल्की सी, जैसे अपने को महसूस करेंगे बच्चा सोता जब वो हल्की सी करता है, ये बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, वो हिसिंग साउंड, वही साउंड होनी चाहिए। और वो हिसिंग साउंड, वो सांप वाली साउंड, आप कभी भी आप सांप को फुदकारता हुआ देखोगे ना, आप कभी वो जैसे फुदकारता है, आप उसकी साउंड सांप को देख के डर लग जाता था। नहीं, वो यूट्यूब पे आप उसकी ना हिसिंग साउंड को सुनना, तब पता लगेगा कि वो कैसी साउंड निकाल रहा है। जी बाबा रामदेव जी साउंड निकालते हैं। खराटे में बड़ी अच्छी है, जिन लोगों को खराटे आते हैं वो इससे करे ना, तो
एक्चुअली हमारा स्वर यंत्र जो है ना थोड़ा लूज पड़ जाता है, और उसकी वजह से जब सोते हैं व्यक्ति तो वो फड़फड़ाता ज्यादा है, तो उसकी वजह से खराटे की आवाजें आना शुरू हो जाती है। तो उसकी मजबूती बनाए रखने के लिए उज्जयी प्राणायाम बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है सर, जो गायक लोग रहते हैं ना, वो संगीतकार वगैरह, तो उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत मायने बिल्कुल रखता है। बिल्कुल, गले के लिए जो संगीतज्ञ हैं उनके लिए गला जिनका मधुर बना रहे, अच्छा बना रहे, उनके लिए यह बड़ा लाभकारी प्राणायाम है। और जो सर हर बार भाषण करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने एक बात जो हो गई कि गले संबंधी जितनी भी एक्टिविटी है, अग्रिम प्राणायाम है सर ये जो हाँ जी सर हाँ ये जो रामदेव जी बाबा, हाँ रामदेव जी बाबा जो उज्जयी प्राणायाम जो बोलते हैं वो किस ग्रंथ में है सर? किस ग्रंथ में है? हठयोग प्रदीपिका में ये देख लीजिए, हिरण्य श्वेता में है, हठयोग प्रदीपिका में है, और हठ रत्नावली में है। जितने हठयोगिक टेक्स्ट हैं उनमें ज्यादातर में आपको ये प्राणायाम मिल जाएंगी, लेकिन इनका क्या पार्टिकुलर विधि है करने की वो आप इन ग्रंथों में पढ़ लें। ठीक है, बाकी कौन अपने नजरिए से किस तरीके से करता है उस चीज पे नहीं जाना आपको। जी सर। ठीक है, अगली है ये देखिए शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जैसा कि हम समझ गए, हर एक में ये बात बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी स्पाइन और नेक स्ट्रेट हो, आप किसी ध्यानात्मक आसन में बैठे हुए हों, ये बात हर बार बताने की आवश्यकता नहीं। ये कॉमन बात है, कुछ कॉमन रूल्स हैं वो तो फॉलो हर एक में करने हैं, प्रत्येक प्राणायाम में करने हैं। जैसे कुछ कॉमन रूल्स प्रत्येक आसन में करने होते हैं, उसी प्रकार से ये कॉमन रूल है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो करने की विधि है, इसमें अपनी टंग को थोड़ा बाहर निकालते हैं और इस प्रकार से मोड़ते हैं इंटरनल पावर से। ये वॉलेंट्री मसल्स पे काम करती है टंग, और उसे इस तरह मोड़ा जाता है कि टंग एक स्ट्रॉ की भांति हो जाए। आप देख रही हो, देखिए ये कितनी, ये जो गैप है इसमें अंदर इनके टंग के बीच से गैप जो है एक स्ट्रॉ की तरह है, कि एक स्ट्रॉ की तरह जिससे आप जूस पीते हैं उस टाइप से एक रास्ता बनाया गया है कि जो ब्रेथ है, जो श्वास भरी जाएगी अंदर, जो वायु भरी जाएगी या वायु का जो पान किया जाएगा वो पूरी तरीके से टंग से फ्रिक्शन करती हुई जाएगी। वो अधिक से अधिक टंग से फ्रिक्शन करे, उस चीज को देखते हुए जब वो टंग से फ्रिक्शन करती हुई जाएगी वो कूल होगी। एक तो वातावरण की बाहर की वायु प्लस टंग से जो जूसेस और जो हमारी स्लाइवा आदि सीक्रेट्स हो रहे उनकी वजह से भी इसकी जो नेचर है वो ठंडी हो जाएगी, और ये ठंडी होकर के स्लाइवा इसमें मिक्स होते होते हुए वो वायु अंदर की तरफ जाएगी। इसलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम भी है। और शीतली प्राणायाम का जो बेनिफिट है वो ज्वर संबंधी या ज्वर नाशक इसे कहा गया है। बुखार आदि में इस प्राणायाम का बड़ा अच्छा खासा फायदा होता है। बाकी बॉडी में अन्य कोई गर्मी से जुड़े विकार, गर्मी से जुड़े विकार, पित्त विकार जिन्हें कहते हैं, पित्त विकार में भी ये बड़ी लाभप्रद है। और उसके साथ साथ मानसिक रिलैक्सेशन, मानसिक ठंडक के लिए, और पीछे जो पाइल्स की चर्चा कर रहे थे उसके लिए, पेट की गर्मी के लिए, कुछ लोगों को पेट की गर्मी की वजह से लूज मोशन भी लग जाते हैं, छाले हो जाते हैं, आपने देखा होगा जो पेप्टिक अल्सर्स आदि, उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी और लाभप्रद सिद्ध होने वाली प्राणायाम है। ठीक है, आप लिमिटेशन देखें तो लिमिटेशन की बात ये है, बात संबंधी विकारों में इसे अवॉइड करें। और दूसरी चीज जो आर्थराइटिस आदि की समस्या, यानी बात संबंधी विकार है आर्थराइटिस, उसमें भी इसे अवॉइड करें। उसके साथ साथ सर्दियों में इस प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको सर्दी का स्तर और बढ़ सकता है और सर्दी लग सकती है, कोल्ड हो सकता है। ठीक है सर, कफ विकार में भी नहीं करना चाहिए। कफ विकार में बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली कफ का लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि ये जल प्रधान है
और जल तत्व बढ़ने की वजह से इसमें जो कफ का लेवल भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप कफ संबंधी रोगों में भी इसे अवॉइड करेंगे। ठीक है सर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो विष है उसको पचाने में ये आसन मदद करता है। हाँ, विष पचाने के लिए भी इसे बताया गया है कि क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन आता है यहाँ से। आता है क्वेश्चन, बिल्कुल सही कहा। देखो नीरज जी ने पूरे का पूरा बेनिफिट, शास्त्रोक्त बेनिफिट टाइप करके भेज भी दिया है। और विष पाचन के लिए काम करती है ये, बड़ी अच्छी। काल कुटुंबकम करके जो बात कहा गया है ना, मयूर आसन के लिए, इधर शीतली प्राणायाम के लिए बोला गया है, तो ये भूख और प्यास पे भी नियंत्रण देती है। एक्चुअली होता क्या है, जिन्हें हमें कभी लंबे कहीं बाहर हैं जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है, तो इस प्राणायाम को करने से प्यास भी आपकी कंट्रोल होगी और भूख भी कंट्रोल होगी। ठीक है, भूख प्यास और बाकी जो है ये और मानसिक शांति, ठंडक देने वाली तो है ही है। नेक्स्ट वन, अग्रिम प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। देखिए शीतकारी प्राणायाम, इसे कहीं कहीं सदंता भी बोलते हैं, इसे सदंता प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम भी इसी को कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो एक्चुअली सर पिछले जो शीतली प्राणायाम था ना, उसमें जो है ये जिसका जीव गोल नहीं होता है उनके लिए क्या कैसे किया जा सकता है, वो लोग कैसे करेंगे काक्षु मुद्रा द्वारा? अच्छा, जिनका आप ये कह रहे हो कि जिनका टंग जीव गोल नहीं होता है, जिनका टंग फोल्ड नहीं होता, वो नॉर्मली अपनी ब्रेथ वो टंग से पूरी बिना फोल्ड करे भी केवल टंग से फ्रिक्शन महसूस करें। ठीक है, श्वास को हुआ फोल्ड मत करिए, नहीं हो पा रहा बाय द वे, वैसे कोशिश करने से हो जाता है। ज्यादातर क्या है, वो साइड से फोल्ड करना होता है, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन फिर भी जिनसे नहीं हो पा रहा, देखो जिनसे यदि टंग उनकी फोल्ड नहीं हो पा रही है, वो नॉर्मली टंग को ऐसे रखा, थोड़ा इस तरीके से भी पी सकते हैं वो ब्रेथ को। वो क्या है, बताई थी मैम ने हमारी, मैं बताऊं सर कुछ थोड़ा? सॉरी, जीप को सर फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। उसको ट्रिक करने के लिए क्या, देखो ये सब अपनी जीप को सर फोल्ड करने के लिए ऐसा थोड़ा सा लोग अपनी टंग को पीछे मोड़ के और वो कर लेते हैं। इसमें क्या है, आप बाहर निकालें, देख रहे हो आप, ऐसे बाहर निकाला टंग को और फिर साइड से फोल्ड कर दिया। सर ये जैसे फोल्ड नहीं हो रही नहीं सर, क्या होल्ड नहीं हो रही? मैं होल्ड नहीं कर रहा, हो रही है होल्ड, क्यों नहीं होगी? सर फोल्ड की बोल रहा हूँ मैं। अगर फोल्ड नहीं हो रही तो एक टेक्निक है, इसमें आप जीवा को बाहर निकाल लीजिए और पेन को रख दीजिए बीच में और पेन को दबाइए। इससे डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो होने लगेगी फोल्ड। ये हमारी मैम ने बताई थी टेक्निक। ठीक है, ये लॉजिक सुन लो जी, आप टैक्टिक सुन लो कि जिनकी फोल्ड ना हो वो पेन रख के और रोजाना दबाएं उसे, तो अपने आप टंग की स्थिति ऐसी हो जाएगी वो पाइप की तरह। ऐसे हमारी नहीं हो रही थी, फिर ऐसे हमने किया। सर एक और भ्रामक क्वेश्चन है, मीन्स कि जिसका जीव गोल नहीं होता वो इगोइस्ट होता है क्या? आपका ना माइक बहुत बड़बड़ा रहा है, मुझे ना क्लियर समझ में नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। एक बार आप अपना माइक चेक करिए। सर बोल रहे हैं कि एक भ्रामक क्वेश्चन है कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसका जीव गोल नहीं होता है वो इगोइस्ट होता है क्या? ऐसा भी है क्या प्रचलन? समझ में नहीं आया। जीव गोल होता है वही श्रेष्ठ होता है, यही तो पूछ रहे हो? नहीं, जिनका नहीं होता है वो इगोइस्ट होता है क्या? साइकोलॉजी में ऐसा है क्या? टाइप कर दीजिए ना, मुझे नहीं समझ सर वो बोल रहे कि जिनकी जीवा फोल्ड नहीं होती वो इगोइस्ट होते हैं क्या? शायद ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा मुझे नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना।
कि जिनकी फोल्ड नहीं होती वो इगोइस्ट होते हैं। बाकी होगा शायद कुछ, आपको आपने कुछ साइकोलॉजिकली पढ़ा हो या सुना हो, मैंने ऐसा नहीं सुना है, नहीं मुझे पता, आपको झूठा बताऊं वो चीज सही नहीं है, ठीक है। तो शीतकारी प्राणायाम को सदनता प्राणायाम भी बोलते हैं। आप देख रहे हो इसमें जो नॉर्मली ये जो प्राणायाम है और शीतली प्राणायाम जो थी उसमें डिफरेंट कितना है। उसमें टंग से ब्रेथ को अंदर पी रहे थे स्ट्रॉ की तरह, और इसमें ब्रेथ को जो दांतों के बीच से हल्का फुल्का गैप बचा है। पहले तो हमने गैप खत्म कर दिया है, दोनों की दंत पंक्ति ऊपर की और नीचे की आपस में इस प्रकार से मिला करके लॉक कर दिए, और लॉक करने के बाद जो थोड़ा बहुत गैप रहता है हल्का फुल्का, फिर भी दांतों से गैप इधर उधर से साइडों से रहता है, वो गैप से, उस गैप से शीशी की आवाज करते हुए, शीतकार करते हुए वो हम ब्रेथ को अंदर भर रहे हैं, ठीक है, वो आप देख पा रहे हो। फिर ब्रेथ को अंदर भर के होल्ड करते हैं। होल्डिंग उसमें भी थी, मैं चर्चा करना थोड़ा स्किप हो गया कि उसमें टंग से श्वास भरा पिया, देन चिन लॉक करी, फिर जब न रुका गया चिन अप करके नॉस्टल से रिलीज करते हैं। उसमें सेम इसी में कि आप ये चीज, इसमें क्या है, समस्त मुंह के विकार, दंत रोग आदि दूर हो जाते हैं। मुंह से जिनकी बदबू आती है, पायरिया आदि की जो समस्या है, दांतों की जो ठंडा गर्म पानी लगने की समस्या है वो, प्लस इस प्राणायाम को कहा गया है, ये प्राणायाम साधक को कामदेव के समान बना देती है। इतना सुंदर बना देगी आपको कि आप, वहाँ शास्त्रों में तो कहा गया है कि कितनी योगिनी और कितनी वो आपके रूप को देख के वो होंगे, मोहित होंगे, उस प्रकार से कामदेव के समान आपको सुंदरता प्रदान करेगी। ये देखो इतना सारा उन्होंने, नीरज जी ने प्रत्येक उसके बेनिफिट्स टाइप करते जा रहे हैं। यह तन और मन को शीतल कर देता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि सीधा शीतकारी और कूलिंग कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला प्राणायाम है। उसके साथ साथ शीतकारी प्राणायाम मस्तिष्क के उन केंद्रों को प्रभावित करता है जो शारीरिक तापमान को केंद्रित करते हैं, यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा से शारीरिक तापमान को रेगुलेट किया जाता है, उसको प्रभावित करता है, और यह सारे शरीर में प्राण प्रवाह को आसमान बनाता है। शीतकारी प्राणायाम सारे शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है, बिल्कुल, क्योंकि ठंडक देगा। और यह प्राणायाम दिमाग और संपूर्ण शरीर को शांत करता है। कूलिंग प्राणायाम है, ठंडक देने वाला, इसलिए अगर इसे सोने से पहले करें तो यह सुखद नींद पाने में मदद करता है, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है शीतकारी प्राणायाम, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बाकी आप कॉमन सेंस यूज करोगे, साधक को कामदेव के समान सुंदर बना देता है, मन को शीतलता प्रदान करता है। नीरज जी बहुत अच्छी, ठीक है। ये प्राणायाम क्लियर सभी को? सर शीतली और शीतकारी जिनको हमेशा एसिडिटी रहती है उनको भी फायदा होगा? हाँ, एसिडिटी, पित्त विकार जिसे कहते हैं, एसिडिटी पित्त विकार है। पित्त विकार है, गर्मी के कारण, एसिड अम्लता के कारण आदि ये विकार उत्पन्न होता है, और ये उसको शांत करने के लिए लाभदायी है, ठीक है। अग्रिम प्राणायाम सर ये शीतली में टंग का कैसे रहेगा? टंग को गोल कर लेते हैं, टंग को मोड़ करके गोल किया जाता है, स्ट्रॉ की तरह बना लिया जाता है, और शीतकारी में दांतों को, दोनों ऊपर और नीचे की दंत पंक्ति को, दोनों को मिला करके जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाता है रास्ता। फिर जो रास्ता पूरा बंद हो गया, फिर भी थोड़ा बहुत गैप उसमें हल्का फुल्का रहता है, फिर उससे ब्रीथ को शीतकार करते हुए, शीशी करते हुए खींचना होता है, ठीक है। शीतकारी में सर टंग को भी मोड़ जाएगा अंदर? टंग नहीं मोड़ना, उसमें टंग से कुछ नहीं करना, टंग तो पीछे छुपी हुई है, सिर्फ दांतों को। अच्छा, और ठीक, टंग मोड़ नहीं जी पाओगे। सर। हाँ जी, ठीक है।
नेक्स्ट वन भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यहाँ पे जो दिखाया गया है नॉर्मली बीज मंत्र के साथ और सोहम वाला जो बीज मंत्र है हाथों का प्रयोग करते हुए उसकी चर्चा की गई है। इनहेल करते हुए हैंड ओपन, फिंगर्स ओपन, एक्सेल डाउन, इनहेल एक्सेल, ये चीज। और इसमें ऊपर हाथ ले जाते वक्त शो और हम, शो हम, शो हम, ये चीज बीज मंत्र मन ही मन चलता रहता है। उसके साथ साथ जो लोहार की धोखनी की तरह यहाँ बात प्रयोग की गई है उस तरीके से ब्रीथ सेम रेशियो इनहेल और एक्सिलेशन का सेम फोर्स लगाना है, वो चीज आप इसका ध्यान रखेंगे। और त्रिदोष विकार वात पित्त कफ संबंधी तीनों विकारों को शांत करने वाला और जो कैटेगरी में आता है वो हीटिंग के अंतर्गत आता है ये प्राणायाम। और शरीर के समस्त नाड़ियों को भी खोलता है क्योंकि एक प्रेशर, देखो क्या होता है कभी हमारी नालियां जाम हो जाती है नॉर्मली जो सीवर आदि और जो घर की नालियां यूज जाम हो जाती है, यदि उनमें पानी का या हवा का प्रेशर दिया जाता है तो वो जो मलबा जमा रहता है, जो वेस्टेज जम जाता है, वो क्या है वो रास्ता छोड़ करके वो उस ट्रैक को क्लीन कर देता है। तो भस्त्रिका भी उसी प्रकार से पूरे तरीके से ट्रैक को क्लीन करने वाली प्राणायाम है। ठीक है सर घेरण संहिता में ऐसे बोला है कि 20 बार आप जल श्वसन करें और फिर 1 बार सूर्य भेदन करें, और हठ प्रदीपिका में ऐसे बताया है शायद कि जब तक आप थके नहीं तब तक जल श्वसन करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वो पढ़ सकते हो, उनमें इस टाइप से चर्चा की गई है कि जब तक इसमें थकना नहीं है तब तक आप इसे श्वसन को करते रहें। और इसमें भी व्यवहार में जो प्रचलन है वो 3 टाइप्स की ब्रीदिंग यहाँ प्रचलन में है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग और क्लेविकल ब्रीदिंग करके। तो क्लेविकल ब्रीदिंग जो है वो लास्ट वाली शॉर्ट ब्रीदिंग है, डॉग ब्रीदिंग है, वो भी एक भस्त्रिका का टाइप है। उसमें जैसे डॉग ब्रीदिंग करता है जल्दी जल्दी कैसे, इस टाइप से, यानी कि केवल अपर लंग्स पोर्शन यूज हो रहा है, ब्रेथ यहीं तक गया फटाक से वापस ला दिया जल्दी जल्दी। अब जो मिडिल थोरेसिक ब्रीदिंग है वो थोड़ा सा ब्रेथ जाएगा, लंग्स एक्सपेंड होंगे और अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग है उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, आप पूरा पेट तक श्वास भरेंगे। श्वास तो एक्चुअली लंग्स में ही भरी जाती है, पेट में नहीं जाती, लेकिन डायफ्राम को पूरा नीचे तक खिसकने देंगे। जब लंग्स पूरा भरेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा जिसकी वजह से एब्डोमेन फूला हुआ दिखाई देगा और एक्सेल करते वक्त एब्डोमेन अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हाई बीपी की यानी समस्या है वो इसे बड़ी शांत भाव से और धीमे धीमे करें, नहीं तो इससे गर्मी बहुत उत्पन्न होती है और आपका बीपी बढ़ सकता है। उस अवस्था में आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है उस अवस्था में भी आप ध्यान रखें। पेट की गर्मी, पेप्टिक अल्सर आदि की समस्या में इसका ध्यान से अभ्यास करें, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें आपको कुछ देखनी है। भस्त्रिका का जो मेन लाभ है वो नीरज जी ने टाइप कर दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अस्थमा आदि और फेफड़ों की कैपेसिटी को लगभग सब प्राणायाम बढ़ाती है, इसमें कोई वो नहीं है। शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है इससे, और जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो टॉक्सिन्स निकलते हैं अधिक से अधिक, और जो बाहर के जो कुछ कीटाणु आदि हैं जैसे सूर्य भेदन से मरते थे वो इससे भी उनका नाश होता है। ठीक है, और दोनों मुख्य क्वेश्चन आता है कि वात पित्त कफ त्रिदोष, कुछ प्राणायाम हैं जो केवल कफ विकार दूर करती है, कुछ प्राणायाम हैं जो पित्त विकार केवल दूर करती है। ये प्राणायाम एक ऐसी है जो तीनों प्रकार के विकार वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है और दूर करती है। ठीक है, एक प्राणायाम और है, फिर उसके बाद कुंभक की चर्चा बाद में कर लेंगे। आज इसे प्राणायाम वाला सेक्शन खत्म कर लेते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम में आप देख रहे हो
शारीरिक स्थिति बिल्कुल स्थिर है, स्पाइन बैक स्ट्रेट है। ये हाथों की मुद्रा षणमुखी मुद्रा कही जाती है। आप इंडेक्स फिंगर को अपने फोरहेड पे, मिडिल फिंगर आईज पे, रिंग फिंगर नॉस्टल के ऊपर और लिटिल फिंगर लिप्स के पास, थंब से कानों को अच्छे से बंद कर लेना होता है। एक्चुअली बाहर की साउंड आपके अंदर ना जाए, आप अपने अंदर की साउंड को महसूस कर पाओ, वाइब्रेशन को महसूस कर पाओ, उस चीज को देखते हुए ये मेंटल रिलैक्सेशन के लिए प्राणायाम है। और नॉस्टल को बंद नहीं करना होता ऐसे कि ब्लॉक कर दिया, नॉस्टल से श्वास लेना है और हमिंग साउंड क्रिएट करनी है भ्रमर की तरह। जिस प्रकार भ्रमर और भ्रमरी की चर्चा की गई है ग्रंथों में कि इनहेल करते हुए भ्रमर, एक्सहेल करते हुए भ्रमरी की साउंड क्रिएट करनी है और उस वाइब्रेशन को अपने ब्रेन प्रदेश में, अपने आज्ञा चक्र के आसपास इस टाइप से महसूस करना है। कुछ लोग टंग को तालू से लगा के वाइब्रेशन या हमिंग क्रिएट करने की भी चर्चा हमें मिलती है, ठीक है, वो भी आप एक बार देख लें। बाकी मानसिक शांति, अवसाद, तनाव आदि दूर करने के लिए, हाई बीपी को दूर करने के लिए ये बड़ी ही पावरफुल और बड़ी इफेक्टफुल प्राणायाम है। इसका अभ्यास आपको मानसिक संतुलन प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करता है, मानसिक ठंडक प्रदान करता है और आपको आपकी जो संपूर्ण जो जितने इसके बेनिफिट हैं, षणमुखी मुद्रा, हाँ जी षणमुखी की मुद्रा की चर्चा है, ठीक है। बाकी ये आप ये इसे बैलेंसिंग वाली प्राणायाम की कैटेगरी में डाला गया है। इसमें सर होल्डिंग नहीं है। इसमें होल्डिंग वैसे क्या है कि देखो, इनहेल करना है और हमिंग साउंड करते हुए पहले श्वास भर लेना है। एक्चुअली होल्डिंग कर भी सकते हैं, ना भी करते हैं। होल्डिंग करनी है तो फिर चिन लॉक लगाना पड़ेगा, फिर उठा के फिर चिन अप करके फिर हमिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कुंभक देख लें एक बार। हाँ जी, लाइट चली गई थी नीरज जी, थोड़ा वो फ्लक्चुएट कर रही है कुछ। चलिए ठीक है। तो जी इसमें सर, इसमें ओम को उच्चारण भी कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे ओम कि अपन ओम जैसे ओम यू एन साउंड होता है। आपने ना अन यू और एन बोलना है, अन बोलना है, अन। ये साउंड बोलोगे आप, यू एन साउंड बोलोगे और उसे ऊपर की तरफ ब्रेन में वाइब्रेट करता हुआ महसूस करोगे, ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर है आज की प्राणायाम से जुड़ा सेशन। नेक्स्ट डे हम बंद और उससे अगली कक्षा को कंटिन्यू रखेंगे। शांति पाठ कर लेते, आ जाइए। ज्ञान मुद्रा, लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को जोड़ के नमस्कार। आराध्य को नमन, वंदन, उनका धन्यवाद और परस्पर दोनों हथेलियों का मर्दन उत्पन्न करिए हथेलियों में एंड परस्पर। आंखों को बंद करते हुए पूरे फेस, हेड, नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, बैक, होल बॉडी। सर धन्यवाद। सर जो हाथ लास्ट में जो हाथों को रब करते हैं और आंखों पे लगाते हैं, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन ये है कि देखिए, एक सारे नर्व एंडिंग पॉइंट हमारे हाथों में मौजूद है। जब हम ये रबिंग करते हैं तो लगभग है कि बॉडी के प्रत्येक नर्व एंडिंग पॉइंट से, जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से एक तो वो आपने स्टिमुलेट किए और जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, उस ऊष्मा से जब आप पूरे फेस पर, पूरे शरीर पर उसे देते हो ना, तो एक अलग टाइप की ताजगी और एक अलग टाइप का एनर्जी बॉडी में हमें महसूस होती है। आप खुद देखो कि जब आप इसे करने के बाद लगता है कि शायद एक स्नान करके आ गए हम, एक कुछ अलग ही थोड़ी ताजगी का अनुभव हो रहा है। इस चीज को देखते हुए